हाय दी, मैंने अभी अभी आपका चैनल फॉलो करना शुरू किया है एंड मुझे काफ़ी रिलेटेबल लग रहा है, क्लैरिटी आ रही है, थैंक यू। इसी उम्मीद में मैं ये चैनल चला रही हूँ क्योंकि थॉट्स में क्लैरिटी बस वो आ जाए आप लोगों के, सिर्फ इतनी ही मेरी कोशिश है। तो आप ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने आसपास जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आप भी अपने बातों से औरों की भी समस्याओं को हल कर पाने में सक्षम हो जाएंगी एक बार जब आपकी अपनी सुलझ जाएंगी। और देखो, लाइफ है, जब तक प्रॉब्लम रहती है किसी न किसी फील्ड में चैलेंजेस, डिसीजन लेने वाली स्थिति हमेशा आएगी, हर रोज़ आएगी, कभी छोटी कभी बड़ी। तो वहाँ पर अगर हमारा माइंड सॉर्ट है, चीज़ों को हम क्लियरली देख पा रहे हैं, जो चीज़ जितनी है उतनी ही देख पा रहे हैं, उसे बढ़ा चढ़ा नहीं रहे, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है फिर थिंकिंग के साथ ही। और जब घर की महिला शांत दिमाग हो जाता है उसका, सॉर्टेड हो जाती है, चीज़ों को क्लियरली देखना शुरू कर देती है, तो ऑटोमेटिकली पूरी फैमिली की लाइफ जो है वो ठीक ठाक रहती है, एक हारमोनी सी बनी रहती है, मतलब लाइफ में उथल पुथल सी नहीं मचती। तो ये बहुत ज़रूरी है और इस चैनल के ज़रिए मेरी यही कोशिश है कि इसे देखने वाली हर महिला बिल्कुल क्लियर हो जाए अपने माइंड में, उसको क्या चाहिए एग्जैक्टली, कौन उसके लिए अच्छा है, कौन बुरा है, जो बुरे हैं उनको भी कैसे डील करना है, जो अच्छे हैं उन्हें कैसे सहेजना है, जिन्हें अवॉइड नहीं कर सकते उनके साथ कैसे टर्म्स रखने हैं, और जिनको अवॉइड कर सकते हैं उन्हें बिना अपमान करे या बिना बहुत ज़्यादा झगड़े में घुसे उनको कैसे आप अवॉइड कर सको। सारी चीज़ें इसमें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस होती रहती हैं। तो चलो, आज भी एपिसोड 103 है जिसके मैं सवालों के जवाब दूंगी और एक एपिसोड का मार्जिन रहता है, तो जो आज आप सवाल पूछेंगे वो आज से 3 दिन बाद आपको मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर अब 103 वाले के जवाब ढूंढने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर। आओ बहन, बातें करें। नेक्स्ट मेरा सवाल पेरेंटिंग को लेके है। क्या आपकी ट्विंस डॉटर हैं? क्या एज है? उनके टेंट्रम से कैसे डील करती हैं? मेरी डॉटर्स 2 साल की है। अब जब उसे समझ आने लगी है तो वो ज़िद करती है चीज़ों के लिए, और अगर डांटो तो रोती है। मैंने 1-2 बार थप्पड़ भी लगा दिया गुस्से में। अब वो गलती करके हमें ही हिट करने लगती है। अकेले सारा दिन बच्चे के साथ गुस्सा तो आता है। आप कैसे डील करते थे इस एज में बच्चों से? प्लीज़ गाइड। देखो, जो बच्चों को टेंट्रम होते हैं ना, आप किसी एक्सपर्ट की भी सुनोगे ना जो स्पेशली पेरेंटिंग के ऊपर ही बात कर रहे हैं, हमेशा यही बात होती है। और यही अपने माता पिता से नेचुरली सीखती हुई मैं आई और यही मैंने अपने बच्चों पे अप्लाई करा। अगर आपका बच्चा किसी गलत चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, वो रोए, कुछ भी करे, आपको नहीं के बाद दोबारा हाँ नहीं करनी चाहिए। उसको ये समझ में आ जाता है कि अगर मेरी मम्मी को ये चीज़ मुझे देनी होगी या मेरी ये बात माननी होगी तो वो मान लेंगी, शायद एक बार में ही, नहीं तो 2-4 बार कहूँगा मान लेंगी। लेकिन अगर मेरे रोने तक बात पहुँच गई और वो नहीं मानी, फिर वो नहीं मानेंगी चाहे मैं कुछ कर लूँ। तो ये टेंट्रम का, आप बेटी हो या बेटा हो और किसी भी एज में हो, इवन बड़ों का भी, ये चीज़ एक नेचुरल है ह्यूमन नेचर में। अगर हमें पता है कि हमारे ये करने से, हमारे चिल्लाने से, हमारे मुंह फुलाने से, हमारे खाना छोड़ने से चीज़ें हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली अगली बार हम अपनी बात मनवाने के लिए वही करेंगे। सोच के देखो, सेम चीज़ बच्चे करते हैं। तो जब मेरी बेटियां थी, अगर वो किसी चीज़ के लिए फालतू के टेंट्रम दिखाने, उन्होंने वैसे तो टचवुड, खैर वो थी ऐसी नहीं, बहुत सधी हुई थी, तो मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलते थे इस चीज़ पे कि तेरी लड़कियां अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हैं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं उन्हें शुरू से बड़ों की तरह ही उनसे बात किया करती थी। कोई चीज़ नहीं देनी ना पहले बार में कि नहीं इसको देने से बाबू ये हो जाएगा, नहीं देते हैं ये वो, तो क्लियरली उनसे बात कर लेती थी एंड इट वर्क्स। और रही बात उसकी कि कोई बेसिर पैर की चीज़ की ज़िद पकड़ लिया, कुछ कर लिया, तो नो मीन्स नो, बस ये है ना। अब वो आपको हिट कर रही है या कुछ भी कर रही है सामने, उसी टाइम उसके हाथ पकड़ो, उसको गुस्से से समझाओ कि ये आज हो गया, दोबारा हुआ तो फिर तुम्हारी पिटाई होगी। पिटाई नहीं करनी है, भूत वाला कमरे में बंद कर देंगे या कुछ और, कोई भी उसको अभी जिस चीज़ से भी उसको फ़र्क पड़ता हो, मम्मा आपसे बात नहीं करेंगी, है ना, इस तरीके की चीज़
अब उसमें क्या कहते हैं, बच्चे का मन वैसा हो जाता है, वो इनसिक्योरिटी से घिर जाता है। वो कुछ नहीं होता भाई, थोड़ी बहुत तमीज़ सिखाने की ज़िम्मेदारी हम माँ बापों की रहती है। वरना फिर ऐसे बच्चे जब बाहर निकलते हैं ना, तो वो सबके सामने ना तो अपने माता पिता की इज़्ज़त करते, प्लस जो भी लोग साथ में होते हैं ना उनको और परेशान करते हैं। इट इज़ रिडिकुलस। बच्चों को थोड़ी सी तहज़ीब सिखाना होता है, ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा सख्त रहना पड़ेगा, करना ज़्यादा कुछ नहीं है। वो कह रहा है, आप नहीं सुन रहे हो, दैट्स इट। अगर उसकी बात गलत है तो आप नहीं मानोगे, और जायज़ है तो 1-2 बार में ही उसको पूरा कर दो। कुल मिला के अगर 10 में से 8 चीज़ें आप मना कर रहे हो और 2 चीज़ें भी हाँ कर रहे हो ना, बच्चे को ये मैसेज पहुंच जाएगा कि जो सही होगा वो मेरी मम्मी कर देंगी, जो गलत होगा मैं कितना ही कर लूँ नहीं करेंगी। ये करना है आपको। हेलो, जब तक सास ससुर मेरे पास थे तब तक तो जेठ जेठानी नंद अच्छी थी, लेकिन अब अपने अपने घर में सब मस्त हो गई हैं, तो मुझे उन्हें फ़ोन कभी कभी करना चाहिए? हाँ कर लो, करते रहो। जब सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं, थोड़े बिजी तो हो ही जाते हैं, लेकिन बीच बीच में फ़ोन करते रहो तो एक धागा सा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, हेलो मैम, आपके शब्द ऐसे लगते हैं जैसे प्रेमचंद के किसी नॉवेल के ऑडियो प्रोग्राम को सुन रही हूँ। आम आदमी की छोटी छोटी समस्याएं और उस पर लेखक का सटीक और जीवंत दर्शन, जो कभी हंसाता है कभी रुला देता है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। लॉट्स ऑफ लव दीदी। थैंक यू। नेक्स्ट मैम, मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया है, उसका भाई ड्रिंक करता है लेकिन उसकी वाइफ को सब बेटी की तरह रखते हैं। फैमिली गुड है, भाई जॉब भी करता है लेकिन घर लेट आता है, खुद कोई लड़ाई नहीं करता। 5 साल का बेटा है, उसको भी प्यार करता है, वाइफ को, दोनों का फ्यूचर भी सेफ है। वाइफ को क्या सजेस्ट करें, प्लीज़ रिप्लाई। 80-90% चीज़ें उसकी लाइफ में ठीक हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अब रही बची जो शराब पीने की आदत है, तो ऐसे में आप सख्ती या कुछ ना करें, उसे जितना हो सके प्यार से समझाएं कि एकदम ना छोड़ें तो कम कर दें। घर में पिएं, तब पिएं जब बच्चे और बड़े ना हो, अपना पिएं और सो जाएं। इस तरीके से धीरे धीरे वो कम करें, तो जब वो देखेंगे जहाँ इतना सही है और सही हो जाएगा। ऐसे केसेस में तो देखो उम्मीद रहती है कि आदमी कर लेगा कंट्रोल, है ना। लेकिन अब उसमें उसको कोई बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक हैबिट गलत है तो देखो इतना तो कहीं ना कहीं किसी में होती है, भगवान तो कोई नहीं है, उसको कम वो कर सकते हैं अपने प्यार से। नेक्स्ट, दीदी 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ट्यूशन वाली घर आती है, हाथ में पानी पकड़ाऊँ तो पी लेती है, पास में ये कह के भी रख दूँ पानी तो हाथ भी नहीं लगाती, क्या मैं गलत हूँ? सास को शॉर्ट टर्म मेमोरी है, काम बताऊँ तो भूल जाती हैं, काम ना बताऊँ तो दुनिया में कहती हैं मैं भी ज़िंदा हूँ। मुझे काम बता दिया करो, मैं सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ, भगवान का नाम तक नहीं लेना चाहती, सारा दिन टीवी और फ़ोन देखती हैं, न्यूज़ या क्राइम पेट्रोल, उनके भरोसे काम नहीं छोड़ सकती। गैस लीक होती भी छोड़ चुकी हैं कई बार, फंसा हुआ सा महसूस करती हूँ, क्या करूँ? देखो, ट्यूशन वाली में तो आपकी कोई गलती नहीं है, ये उनका अपना वो है कि हाथ में ही दोगे तो लेंगी, है ना। तो बेफालतू के अगर ये है कि टर्म्स नहीं बिगाड़ने, क्योंकि देखो अच्छा ट्यूटर मुश्किल से मिलता है, तो अगर उनका यही है कि हाथ में ही पकड़ाना है तो हाथ में ही पकड़ा दो। जब रख के जा रहे हो उतनी देर तो नहीं, सीधे आगे हाथ में कर दो कि हाथ में पकड़ लें, ठीक है। थोड़ी उनकी रह जाएगी, थोड़ी आपकी। लेकिन जो सास वाला है, अब वो कह रही है काम बता दिया करो, तो काम जब बताओ ऐसे जगह बताओ जहाँ पे आप भी खड़ी हो, आप कुछ और काम कर रही हो, अपने साथियों ने दूसरा काम दे दिया, तो कहीं ना कहीं उनको एक काम भी मिलता रहेगा कि मेरे को काम नहीं देती, साथ में देख रेख भी होती रहेगी। ऐसे काम मत दो जिसमें आप बिल्कुल अलग हों, वो बिल्कुल अलग हों। जिस एरिया में आप काम कर रहे हो उसी एरिया का ही कोई काम उन्हें दे दो, ताकि आप एक निगाह रख सको कि उसके बाद कोई गड़बड़ हुई है तो हाथ के हाथ आप ठीक कर दोगे, ठीक है। हेलो मैम, मैं अपनी भाभी से बात नहीं करती, बट जब मैं मायके जाती हूँ तो भाभी चुपके से हमारी बातें सुनती है और पूरा ध्यान मुझ पर होता है कि क्या कर रही है। जब मैं अपनी माँ से बात कर रही होती हूँ तो चुपके से आ जाती है, ऐसा क्यों? सामने से क्यों नहीं आती, चुपके से क्यों आती है, प्लीज़ मैम बताओ। जब आप उनसे बात नहीं करती तो ऑब्वियसली उसके पीछे आप उसके बारे में कुछ बढ़िया तो बोल नहीं रही होंगी। अगर इतना बढ़िया होता तो आप उससे बात कर रही होती। तो जस्ट वो सुनना चाह रही है कि एग्जैक्ट क्या वर्ड्स आप उनके ख़िलाफ़ बोल रही हो, और जब वो सुन लेगी तो फिर वो उसको एक मुद्दा बना सकती है ना। हमें पता होता है, देखो ऐसा होता है प्रैक्टिकल में भी, हमें पता है कि अगला बंदा हमारी बुराई कर सकता है, और हमें ये भी पता है कि वो बुराई हमारे कानों में पड़ेगी, हमारा दिमाग ख़राब होगा। लेकिन जब तक हम अपने मूड को लेके इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं ना कि हमें अपना मूड नहीं ख़राब करना है किसी की बातों से, तो हम ना चाहते हुए भी उस बुराई को सुनना चाहते हैं कि वो क्या कह रहा है। फिर सुनेंगे,
अपना दिमाग ख़राब करेंगे, सिर में दर्द करेंगे, रोएंगे, पिटेंगे, फिर घर में कलेश डालेंगे, देखो इन्होंने ये करा। जबकि इसका सिंपल वो वही है, अगर हमें पता है कि कोई बंदा हमारे से मिलनसार तरीके से पेश नहीं आ रहा या हमारी उसकी बॉन्डिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली वो हमारे पीछे नेगेटिव बातें कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें उन बातों में घुसना ही नहीं चाहिए। इवन कोई और भी आके बताए ना, अरे आज तो मैं उसके साथ बैठा था तेरे बारे में, वहीं चुप कर दो कि भाई मुझे नहीं सुनना। सॉर्टेड आदमी तो ऐसा होता है, लेकिन अभी वो उस फेज़ में है कि उसको सुनना है कि आप क्या बुराई कर रहे हो। तो अगर वो यही इसीलिए चुपके से आती है ताकि आप उसके बारे में कुछ कह रही हो और वो सुन पाए। दी मेरी देवरानी, देवर के बीच कई महीनों से सही नहीं चल रहा है, बवाल मचा है। कोई बाहर वालों को नहीं पता, सास को नहीं पता कि हमें भी मालूम है, हम भी नहीं बताती किसी से, लेकिन हमारी बात सबको बताती हैं और हमें भी सुनाती हैं। उनका बहुत कुछ हो गया है, कोई नहीं जानता। देवरानी शांत नहीं बैठी है, मायके वालों को भी बुलाती है, सास ससुर को भी देवराती है। ससुर देवर से बात नहीं होती, लेकिन देवर अपने भाई से बताए और पूछते हैं भाभी को पता है, प्लीज़ पूरा पढ़ने की कोशिश करिए दी, बताना। तो अब इसमें मैं क्या बताऊँ? पढ़ लिया मैंने, आपकी स्पेलिंग तो इम्प्रूव हो गई है, लेकिन अब इसमें मैं क्या बताऊँ? आपका कहना ये है कि आप उनके बारे में सब कुछ पता होते हुए भी नहीं बता रही, वो आपके बारे में सब कुछ बताती है, तो ये आपकी अच्छाई हो गई। अब वो जो कर रही है वो उसका हो गया। तो इसमें अब आपके पास क्या, मतलब मैं क्या बताऊँ इसमें कि आप क्या प्रॉब्लम है आपको? उनका जो चल रहा है, आपका मन है जो इसने मेरे साथ किया मैं भी करूँ, बताते फिरो। आपका मन है कि नहीं मेरा अपना स्टैंड है, मैं जो हूँ वो हूँ, तो आप अपने तरीके से बिल्कुल सही कर रही हो, ठीक है ना भाई। वो आपके बारे में सबको सब कुछ बताती फिरती है, आपको बुरा लगता है ना, गलत कर रही है, तो आपको भी उसके खिलाफ़ जब करना नहीं है तो नहीं करो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये नहीं मैं समझ पा रही। अगर आपको बदला लेने की भावना है कि वो मेरा बता रही है मैं भी बताऊँगी, तो बता लो, किसने रोका है? कल को कोई बुराई भलाई भी होगी तो सीधे कह सकते हो भाई तुम भी तो बता ही रहे थे। और अगर आपका मन नहीं है कि नहीं, आपको लग रहा गलत है, घर की बात है, नहीं डिस्कस करनी है, मत करो। दैट्स इट, जस्ट स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। आप अपना देखो कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली, और वो ही करो बस। नेक्स्ट, मैम ये मेरी दूसरी शादी है, 2 बच्चे हैं, ट्विंस 7 साल के, और ससुराल ने सास से निकाल दिया बोलकर कि तेरा क्या है। जेठ दारू पीकर गाली देता है, इसलिए मायके में रेंट पे रहती हूँ। पति भी ड्रिंक करते हैं, जिस दिन पीते हैं घर नहीं आते, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, सारा मुझे ही करना पड़ता है। बच्चों की फ़ीस या उनका काम। बच्चों की फ़ीस, उनके इस गलत आदत की वजह से हमारी कहीं भी इज्जत नहीं। लैंड ओनर बार बार रूम खाली करवा देते हैं, समझाती हूँ तो समझते नहीं। क्या मैं तलाक ले लूँ, क्योंकि मैंने एक सिंगल लेडी का जीवन भी जिया है। प्लीज़ सजेस्ट मैं क्या करूँ। दूसरी शादी इतनी गलत जगह कैसे हो गई आपकी? आदमी एक बार तो धोखा खा जाता है, दूसरी बार में तो फिर बहुत ज़्यादा सोच समझ के वो करता है। लेकिन अब इतने परेशान हो और कर सकते हो ये हिम्मत कि भाई इससे तो मैं अकेले ही ज़्यादा सही हूँ, तो कर लो। लेकिन शादी तोड़ना, रहना, भाई वही है, हिम्मत की बात भी है, और दूसरा आखिरी ऑप्शन होता है। क्योंकि अब आपके ऊपर कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी है ना कि पहली शादी फिर दूसरी, अब दूसरी भी टूटेगी तो कि जी वही है। लेकिन अगर हमारा जीना मुश्किल हो रहा है और हमें लग रहा है कि इससे बेटर, तो कहते हैं ना जब आदमी सुसाइड करता है वो कब करता है? जब उसको लगता है इतनी सारी प्रॉब्लम झेलने से आसान तो मर जाना, तभी तो जाता है। तो ऐसे ही डिवोर्स है कि अगर शादी में इतनी प्रॉब्लम हो रही हैं कि ये लगने लगे कि यार इससे तो आसान है कि मैं अकेली रह लूँ जब मुझे सब कुछ करना। अगर आप इस स्टेज पे पहुँच गए हो तो निकल जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि कर सकती हूँ थोड़ा बहुत एडजस्ट, या जैसे चल रहा है चलने दो, अकेली कर रही हूँ लेकिन एक टैग तो है कि हाँ पति है, वो वाली चीज़ है, तो रुक जाओ। नेक्स्ट, हेलो दी, एज़ यूजुअल गुड वाइब्स कमिंग। मेरा क्वेश्चन है कि मेड को कैसे हैंडल करें, ये मैंने पिछली बार पढ़ दिया। हेलो दीदी, हाउ आर यू। आपकी वीडियोस सब मुझे प्रॉब्लम्स में खुश रहना आ गया है, यही गीता भी कहती है, भगवान कृष्ण का यही मैसेज, पर इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना आपसे सीखा है। मेरा एग्ज़ाम है, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, ईश्वर करे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप जल्दी से टीचर बन जाएं। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं पड़ोसियों के गॉसिप में शामिल नहीं होती। मेरे मोहल्ले में सारी औरतें बाहर बैठी रहती हैं, बाहर निकलने पर कमेंट करते हैं। मैं और मेरे पति बच्चे सभी अपनी फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, जिससे अचानक ही लोगों का स्वभाव बदल गया। जिसे हमने इतना रिस्पेक्ट दिया वही हमारे खिलाफ़ लोगों को भड़काता है। बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। क्या भड़काता होगा कि ये पैसे खूब कमा रहे हैं, ये घमंडी हैं, ये किसी से बात नहीं करते।
अगर ये 3 चीज़ें हैं, देखो पैसे खूब कमा रहे हैं, इसमें कोई आप कुछ नहीं कर सकते। और जो भी आगे बढ़ता है फाइनेंशियली, लोगों का रिएक्शन यही होता है। तो लोगों का रिएक्शन बंद करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आप कमाना छोड़ दोगे, वो मुद्दा तो दिमाग से ही निकाल दो कि अगर हम बढ़ेंगे तो लोग खुश होंगे, ठीक है, वो तो ख़त्म, किल सेगा हर आदमी जब आप अच्छा कमाओगे खाओगे, ठीक। अब दूसरी चीज़ जो है, क्या कह सकते हैं कि जी घमंडी है, ये है, वो है। अगर आप पड़ोसियों से बात नहीं करोगे या जो आते जाते हैं उनसे नहीं रखोगे बिल्कुल भी कनेक्शन, तो वो जो झूठ बोल रहे हैं ना, वो सच साबित हो जाएगा। अपना व्यवहार सबके साथ जैसे पहला था वैसे ही रखो, गॉसिप में शामिल मत हो, नहीं होते, हम भी नहीं होएंगे, लेकिन फिर भी टर्म्स रखे जा सकते हैं। आते जाते नमस्ते करो, हाल चाल पूछ लो और सब ठीक, बस इतना करके भी अगर आप चलोगे ना आते जाते, तो भी सब कुछ ठीक रह सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम गॉसिप में ही उनके इन्वॉल्व हों तभी हमारे टर्म्स अच्छे बनेंगे। तो इतनी टेंशन मत लो किसी के भड़काने की, अपनी इमेज की जतन से रक्षा करो, मोहल्ले में जैसी है उसको बना के रखो अच्छी। नेक्स्ट, अब ये 2-2 पेजों के ना भेज रखे हैं, इतना कहने पे भी बड़े बड़े, देखो अब मैं 2-3 जो है छोड़ रही हूँ, ये सारे बड़े बड़े हैं। हेलो मैम, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं कैसे कंट्रोल करूँ? देखो गुस्से के बारे में मैं हमेशा यही बोलती हूँ, और मैंने पढ़ा भी एक जगह और सुना भी एक जगह वीडियो में, गुस्सा इज़ लाइक डांस, आता है कुछ नहीं होता। आप रिएक्शन तभी दोगे गुस्से वाला जब आप सोच के समझ के, हाँ मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, तभी होता है। ये डांस की तरह होता है, डांस हमें आता है करना, लेकिन अगर हम कहीं बस स्टॉप पे खड़े हैं या किसी ऑफिस की मीटिंग में हैं और वहाँ पे गाने चल गए या कुछ भी हो गया और हमारा डांस करने का बहुत मन कर रहा है ना, एकदम एनर्जी हमारी वहाँ सेट हो गई डांस के लिए, लेकिन हम नहीं नाचेंगे क्योंकि हमें नहीं नाचना है ना। मान लो हम किसी की शमशान यात्रा में गए हैं और साइड से कोई बारात निकल गई और वहाँ से गाना बजता हुआ जा रहा है और आपका फेवरेट गाना बज रहा है, आप नाच लोगे अर्थी में ही। तो ऐसे ही गुस्सा होता है, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो अगर आप सच में चाहते हो। आपको पता है जिस पे आप गुस्सा उतार रहे हो वहाँ उतार सकते हो, इसलिए उतार रहे हो, सिंपल है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, गुस्सा ज़्यादा किन लोगों को आता है, अक्सर जो नौकरी नहीं कर रहे होते। बात ये होती है, बिज़नेस वालों को भी आता है, उनको लेबर पे मैंने करते हुए देखा, लेकिन जो बंदा नौकरी कर रहा होगा ना किसी भी तरीके की, उसमें अपने आप इतनी आ जाती है मतलब क्या ना, बर्दाश्त करने की, वो उसको पता है कई काम अपनी बिना मर्ज़ी के भी कर देगा वो, उसको गुस्सा आएगा लेकिन उसको पता है वो उसका बॉस है, उसको नहीं कह सकता वो कुछ। तो ये एक वो होता है, जब हमारे सिर के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता ना, तो अक्सर हम ज़्यादा मुखर हो जाते हैं कि गुस्सा आ रहा है। लेकिन आप अपने आप को जब भी आप गुस्सा आए ना, समझा लेना कि जो भी आप कर रही हो वो कोई वो नहीं है कि जानबूझ के नहीं करा जी, गलती से हो गया, कोई गलती वलती नहीं होती। आप जो भी कर रही हो गुस्से में, जो भी बोल रही हो, सब पर्पसली कर रही हो। अगर आपको पता है कि आप नहीं करोगी गुस्सा, आपको नहीं करना है, आप नहीं कर सकती, तो आप रोक लोगी, सिंपल सा है। तो ये गुस्सा, जो भी आदमी भी कई बार एक्सक्यूज़ देते हैं ना कि मेरा गुस्से में हाथ उठ गया या मुझे गुस्सा बहुत आता है, ये बेकार की चीज़ें हैं। ये सिर्फ़ एक ढाल है अपनी बदतमीज़ियों को छुपाने की। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, गुस्सा सबको आता है, बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन कितना हम कंट्रोल करें ये हमारे ऊपर है प्रॉपर। हम चाहें तो हमें कितना भी गुस्सा आ रहा हो बिल्कुल भी हम आने नहीं देंगे उसको बाहर, और हम चाहेंगे तो ज़रा सा गुस्सा आया और हम कुछ भी बक देंगे और ये कह के कि हमें गुस्सा ज़्यादा आता है। इसको आप कंट्रोल आराम से कर सकती हो, हमेशा अपने आप को बस ये समझा लेना। नेक्स्ट, ही विल मैम, ही विल मैम, हाय मैम होगा। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, मुझे लगता है कि मैं यह जॉब आगे कंटिन्यू नहीं रख सकती क्योंकि इस जॉब में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, हर एक काम के पैसे ऑफिस में देने पड़ते हैं। मैं भी ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हूँ, मेरी एज 35 है, क्या मेरा डिसीजन सही है? मेरे 2 बच्चे हैं, 13 का और एक 6 साल का। मैम प्लीज़ रिप्लाई। देखो, आंगनवाड़ी अगर पक्की नौकरी है आपकी, उसमें जितनी तनख्वाह मिल रही है, अगर आपको लगता है ब्यूटिशियन का कोर्स करके आपके हाथ में थोड़ा बहुत टैलेंट पहले भी होगा ना, शौक़ भी होगा और थोड़ा टैलेंट भी होगा, तब तो है फ़ायदा कोर्स करके।
और अगर आप अपने लाइनर या दूसरों का अभी भी पार्टी मेकअप वगैरह खुद थोड़ा बहुत भी नहीं कर पाती, आप सोचें मैं सीधे ब्यूटिशियन का कोर्स कर लूँ और मेरे को हर मेकअप के 5-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है ना। तो एक लगी लगाई नौकरी कहना चाहिए, छोड़ना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है, जब तक हमें एग्जैक्टली ना पता हो कि हमारा पैशन कहीं और है। छोड़ देते हैं छोड़ने वाले, लेकिन उनको पता होता है, एक दिन रियलाइजेशन होता है कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम कहीं और है। और जब वो अपनी लाइफ के असली ट्रैक पे पहुंचते हैं एंड देन सब कुछ बढ़िया हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद की अभी एक बात आई थी ना, तो उनकी कहानी थी ऐसी, वो भी एक उसमें मिल में काम किया करते थे, जैसे ऑफिस में, मैंने उनकी कहानी पढ़ी है। तो उनके साथ भी यही हुआ था कि उनको उपन्यास लिखना है लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। और फाइनली वो एक बार अपनी नौकरी छोड़ते हैं, किसी बात पे कुछ कलेश होता है उनकी नौकरी में, देन वो घर पे बैठ के वो उपन्यास लिखते हैं। उनकी पत्नी कहती है कि अभी खाली बैठे हो, नौकरियां ढूंढो और साथ में अपना ये काम भी कर लो। और वो उपन्यास फिर उनका ऐसा वायरल सा हो जाता उस टाइम पे कि वो आज उनकी पहचान एक उपन्यासकार के रूप में है। तो अगर आपका पैशन है देखो ब्यूटिशियन में, तो श्योरली जाओ। लेकिन अगर नहीं, अगर आपको लग रहा है कि बस सीख लूँगी, ये भी कर सकती हूँ, वो वाली चीज़ है, तो मैं फिर सलाह नहीं दूँगी कि आप अपनी जॉब छोड़ो। और रही बात भ्रष्टाचार की, किस डिपार्टमेंट में नहीं है ना, लेकिन बढ़ावा देने वाले भी हम ही लोग हैं। अगर हम थोड़ा सही से काम करना शुरू कर दें तो हो सकता है बाकी लोग 10 बार पैसे दे रहे हो, हमें 1-2 बार देने पड़े, हो जाती हैं चीज़ें भी। बाकी भाई ये तो हर जॉब में है। अगर दीदी बच्चे भी बड़े जैसे हों, टॉक्सिक घर पर एग्ज़ाम, तो कैसे डील करें? क्योंकि बच्चों को बड़ों के जैसे टॉन्ट मारने की आदत है, कुछ भी उठा के मुंह पर बोल देने की आदत है। भैया बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, सिंपल है। हम उन्हें कितने ही पाठ पढ़ा लें, वो करेंगे वही जो वो देख रहे हैं, सुनेंगे नहीं, वो जो देख रहे हैं वो करते हैं वो। तो आपके घर में होगा ये माहौल, सोई बच्चे भी सीख गए। नेक्स्ट, हाय मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी और मेरे पीहर में सारी सिस्टर जॉब में है, कुछ तैयारी कर रही हैं। मेरी एक बेटी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, स्टडी नहीं हो पा रही, जॉब नहीं लगेगी तो सिस्टर्स नीचा दिखाती हैं, मैं इससे कैसे डील करूँ? हस्बैंड कहते हैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग सीख ले, उनसे ज़्यादा कमाएगी। सही कह रहे हैं आपके हस्बैंड। और मुझे आपकी कहानी सुन के मूवी याद आ गई, सुल्लू वाली, विद्या बालन की। उसके भी 2 जो बहनें थी वो IAS PCS थी, IAS थी दोनों ही शायद, और वो हाउसवाइफ थी, तो उसको हमेशा नीचा दिखाती थी कि इसने कुछ नहीं किया, तो उसको बातें करनी अच्छी लगती थी, वो रेडियो जॉकी बन गई और उसकी एक पहचान सी बन गई थी। तो सही बात है आपके हस्बैंड जो कह रहे हैं। नौकरी देखो, मेहनत और लक दोनों चीज़ें चाहिए। ऐसे केसेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जिन्हें बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा उनका पैशन था कि उनको गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, लेकिन नहीं लगी, है ना। तो अब वो सही कह रहे हैं, ट्रेडिंग सीख लो, उनसे ज़्यादा कमाओगी। क्वेश्चन आए हैं अलग अलग आईडी से और सेम प्रॉब्लम है, लेकिन उनके हस्बैंड ने एक टाइम पे चीट किया उनके साथ, अब दोबारा से सब कुछ नॉर्मल सा है, हस्बैंड कोशिश कर रहे हैं दोबारा ठीक करने की सब कुछ, लेकिन नॉर्मल सी बात है, एक बार जब भरोसा टूट गया तो ये दोनों ही ऐसे ही हैं कि उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही, है ना। तो अब ये कंफ्यूज है कि दोबारा तो नहीं कर देगा मेरे साथ ऐसा धोखा, ये वो। तो देखो भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता। या तो आप इतने श्योर हो रहे हो तो एक ही बार में आदमी माफ़ी नहीं करेगा, लेकिन जब माफ़ करा था, है ना, तो इसी उम्मीद में ही तो किया था कि भाई चलो गृहस्थी बच जाएगी, तो गृहस्थी बच रही है। अब आपके पास चॉइस नहीं है उसके ऊपर दोबारा विश्वास करने की। लेकिन जब ये पहले भी आया था तो मैंने यही बोला था कि विश्वास करो, नॉर्मल रहने की कोशिश करो, लेकिन उनको साथ साथ ये भी पता लग जाए कि भाई बिल्कुल शादी टूटने की कगार तक जाके ये रिश्ता मेरा बचा है, तो वो भी थोड़े से सजग रहेंगे आगे। एकदम से इतना इजी गोइंग मत हो जाना कि लगे कि हाँ चलो आसानी से मान गई, फिर वो अगली बार 100% करेंगे, है ना। लेकिन अपनी तरफ से इतनी खींचातानी भी मत करो कि अगला आदमी वापस आने के बजाय फिर और दूर चला जाए, कि इससे तो वहीं सही थे, ठीक है ना। कुल मिला के जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, तो कभी ढील दी फिर खींच दिया, कभी पतंग ढीली छोड़ दी कभी खींच ली, सेम चीज़ आपको इस रिश्ते में आप अपने अप्लाई करनी है, दोनों ही लोगों को, कि रहना है साथ, नॉर्मल कोशिश करनी है, ठीक है। लेकिन उनको फालतू के पिछली बातों के ताने नहीं देने हैं,
लेकिन अपनी भावभंगिमा ऐसी ही रखनी है कि हाँ, उनको ये सिग्नल मिल जाए कि भाई उसके मन में अभी भी ये चीज़ है, वो मुझ पे अभी भी पूरा विश्वास नहीं कर पा रही, तो मुझे उसका विश्वास जीतना है। कोई भी चुभती हुई बात नहीं कहोगे आप, ताकि जो इतनी मुश्किल से रिश्ता वापस आ रहा है वो दोबारा से ना टूट जाए, या दोबारा से जब आदमी, मेरे ख्याल से आदमी जब बाहर जाएगा, या औरत भी है, देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते होंगे। वैसे तो आजकल किस्से ऐसे ऐसे हैं, वो सौरभ राज वाला पढ़ लो या कुछ और, समझ ही नहीं आता कि अच्छा खासा आपके पास लाइफ पार्टनर है, फिर भी आप दूसरी जगह मुंह मार रहे हो, तो लॉजिक समझ में नहीं आता। लेकिन अगर नॉर्मल सी बात सोचें तो अगर हमारा पेट भरा हुआ है तो हम फिर दूसरे की थाली में क्यों देखेंगे। तो अगर हमारे घर का माहौल अच्छा है, हम राजी खुशी है, अपने पति पत्नी एक दूसरे के साथ वाइब्स मैच हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हंसी मजाक भी चल रहा है, सेक्स भी ठीक चल रहा है, बच्चों को भी हम देख रहे हैं, या जो कुछ भी है, कंपैटिबिलिटी हर तरीके से अच्छी है, तो फिर दूसरी जगह जाने का या एक्स्ट्रा मैरिटल का चांस बहुत कम हो जाएगा ना, ऑब्वियसली। तो कुल मिला के उन्हें चुभती हुई बातें मत कहो, लेकिन थोड़े से संयत रहो और धीरे धीरे दिमाग में यही रखो कि आज नहीं तो कल सही है सब कुछ, है ना। तो ये है कि भाई देखो, जब ऐसा कुछ हो जाता है इतनी जल्दी रीबिल्ड तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी शादी बच जाएगी आराम से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि ये 20 साल हो गए इनको, 49 ईयर्स की हैं, स्टिचिंग करते 20 साल हो गए, लेकिन अब ये स्टिचिंग को एज अ बिज़नेस अपना करना चाह रही हैं। हर कोई इनको अगेंस्ट है कि तुम नहीं कर पाओगी। तो अब ये कह रही हैं कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं गलत सोच रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी गलत नहीं सोच रहे हो। इट्स नेवर टू लेट। आप ज़िंदगी को जब और जैसे जीना शुरू कर दोगे वो वैसे ही चलने लगती है। रही बात लोगों की, लोगों का काम होता है कहना, और अगर आप एक ऑड उसमें केस में जा रहे हो तो कुछ और ज़्यादा कहेंगे। तो जब आप शुरू करो ना कोई भी काम, सबसे मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी काम आप लाइफ में शुरू करना चाह रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर उसको शुरू करो, भले 4 दिन लेट करो, लेकिन फिर इतना पक्का इरादा कर लो कि लोग आपको कहने वाले कहें, बुरा भी बोलेंगे, तारीफ़ भी करेंगे, घूरेंगे भी, पीठ पीछे बुराइयां भी करेंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए फिर, क्योंकि आपको वो दिख रहा है कि नहीं मैं ये कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। ठीक है, तो जब आपका जज्बा इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो बोलने वाले कुछ दिन बोल बाल के चुप हो जाते हैं। तो अगर आपको रीस्टार्ट करना है देन गो फॉर इट। मेरे इन लॉज़ की फैमिली ने मुझसे बहुत बड़ी बात छुपाई है, जो हस्बैंड भी शामिल है, तो अब मेरा मन तो नहीं करता उनसे बात करने या अपनेपन का। क्या करूं, प्लीज़ सजेस्ट। मत करो बात, क्योंकि नहीं मन मिलता, और ये होता हर जगह है कि बेटे को बता दी, बहू को शामिल ही नहीं कर रहे, तो ये हर जगह है। इसी वजह से तो बहुएं कटने लगती हैं फिर। अच्छा, गलती उनकी भी नहीं है। मैं बताऊँ आपको स्टार्टिंग में होता क्या है। भाई बाहर से लड़की आई है ना, आपको भी कोई बात पता लगेगी, तो हो सकता है कि आपके अपने घर पे डेली बात होती हो, या जब भी बात होती हो, या आप कहीं भी बैठोगे अपनी सहेली में या कुछ में, आपके मुंह से वो बात निकल सकती है ना। तो उनको क्या लगता है कि ये हमारा बेटा है। वो जो आपके आने से पहले फैमिली थी ना, वही उनकी असली फैमिली हो रही होती है तब तक। बहू आउटसाइडर रहती है, वो सिर्फ काम करने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए आई है, टेक्निकली ये होती है। ठीक है, तो उसको फैमिली का हिस्सा वो उस लेवल का मानने में सदियां लग जाती हैं। मेरे को तो लगता है सदियां, खैर मैं अतिशयोक्ति कह रही हूँ, सदी तक तो कोई जीता ही नहीं, इन सालों लग जाते हैं, आधे से ज़्यादा जीवन निकल जाएगा, फिर भी जो वो माँ बाप और उनके औलादे बात कर लेंगे ना, उसमें वो बहू को उस लेवल में शामिल ही नहीं करते। तो इसलिए इस चीज़ को इतना वो मत लो कि आप अकेली हो, हर एक के साथ यही होता है। बाकी यही है, उनसे बात करने का मन नहीं कर रहा, पहले से कम कर लो। लेकिन इसी तरीके से तो टर्म्स ख़राब होते हैं। और होता क्या है, मैं बोल रही हूँ ना, हर लड़की आज की डेट में भी 10 में से 1 होती होगी जो ये वहाँ से सोच के कूदती हुई आए कि मैं तो अकेली रहूँगी, ये जाते ही मैं निकाल दूँगी। होती हैं ऐसे भी पीस होते हैं जिनको देखते ही उन्हें लगता है कि बस मेरे पति के अलावा और कोई हो ही ना। वो सबको काट भी देती हैं और सालों के अंदर कुछ ही कैसे भी करके, मतलब ऐसी कंडीशन पैदा कर देंगी कि उसे चुनना ही पड़ेगा पति को। लेकिन 10 में से 9 लड़कियां आज भी यही सोच के आती हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार। अभी जिन लड़कियों की शादी होने वाली है और वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हैं, उनके सबके यही होते हैं कि सास से कैसे बॉन्डिंग बना के रखूँ, मेरे देवर नंदन से कैसे बॉन्डिंग बना के रखूँ, क्या करूँ कि मेरे घर वाले खुश रहें।
हर लड़की यही सोच के आती है, लेकिन मचती वही है भसड़ कि भैया उसको तो मानना ही नहीं ना परिवार का हिस्सा। तो फिर लड़की को धीरे धीरे समझ में आने लगता है, उसको लेफ़्ट आउट सा फील होता है, अकेलापन सा फील होता है, फिर वो भी अपने शेल में चली जाती है। फिर कहते हैं जी बहू तो अलग थलग रहती है। बात यही होती है हर जगह, कहीं पे लड़की मिलना ही नहीं चाहती और कहीं पे ज़्यादातर में ससुराल वाले उसको उस लेवल तक मिलाते ही नहीं अपने साथ। तो आप इतना वो मत सोचो इस चीज़ को बहुत डीपली, या आपके साथ नहीं हर दूसरे के साथ होता है। नेक्स्ट दी, थैंक यू, आपने मेरे सवालों के जवाब दिए, उन्हें फॉलो करने की कोशिश करूँगी। कभी आप भी तो परेशान रहते होंगे क्योंकि समझदारी तो धीरे धीरे ही आती है। कैसे बने दी आप इतने सुलझे हुए? ऐसा है पूरी तरह उलझ के, जैसे ऊन का गोला उलझ जाता है ना, गांठें लग जाती हैं, खुलता नहीं, उस लेवल तक उलझ चुकी हूँ मैं। और कोई नहीं था समझाने वाला, खुद ही उधेड़ बुन कर करके क्वेश्चनर अपने आप से ही कर करके एक एक करके प्रॉब्लम से निकल गई। ये भगवान की कृपा रही। अब जब निकल गई, अच्छी बात यह है कि नॉर्मली मुझे रास्ते याद रहें ना रहें, लेकिन लाइफ के रास्ते याद हो गए कि जिस रास्ते से मैं एक बार ठोकर खा के आ गई बाहर, वहाँ मैं भूलती नहीं हूँ कि हाँ ये करने से मेरे साथ ये हुआ था। तो मैं आगे हमेशा उस चीज़ को याद रखती हूँ, और कोई और भी उसमें जा रहा होता है तो वो मांगे सलाह तो मैं तुरंत दे देती हूँ कि भाई यहाँ पे करने से ये होएगा, देख ले तू डिसीजन फिर उसका। तो कोई ऊपर से टपकता नहीं है, सबक आपको ज़िंदगी सिखाती है। तो अब इसे अच्छी बात कह लो या बुरी, कि इस एज तक आते आते पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ गया। शायद अभी एंड हुआ है या क्या ही हो रहा है, अभी तो मैं सीख ही रही हूँ। जब मुझे लगता है कि अब मैंने बहुत कुछ जान लिया है, लगभग हर समस्या का मतलब कोई हल हो सकता है, या कहना चाहिए हर टाइप की पर्सनैलिटी को देख लिया है, जान लिया है, इस तरीके के लोग होते हैं, तभी जिस दिन भी मुझे हल्का सा भी ये फील आता है ना कि यार मेरे को ह्यूमन बिहेवियर के बारे में काफ़ी कुछ पता हो गया, तो आई कैन हैंडल एनीवन। बस जिस दिन वो एनीवन मेरे दिमाग में आता है, उसी दिन कोई ऐसा वन टपक जाता है मेरी लाइफ में आके या मेरे सामने कि मेरा दिमाग के ना वो हो जाते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट सर्किट कहना चाहिए कि ये क्या है, ऐसा भी होता है। मैं यही रिएक्शन होता है मेरा वहाँ पर हमेशा सबके सामने भी, जब भी वो होता है कि यार ये क्या है, मतलब ये कौन है, नहीं ये कि ये क्या है, ये कैसे आ रहा है, ये किस चीज़ पे इस तरीके का रिएक्शन भी आ सकता है। तो वो अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दुनिया भरी पड़ी है, लोग भरे पड़े हैं, हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो ऐसे ही आते हैं उलझ उलझ के। अब किसी को अगर दूसरे की बात बताने से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, वो उसको फॉलो करके देखता है, फिर उसको लगता है कि हाँ भाई उसके कहने से करा था सही हो गया, तो उसको बिना ठोकर खाए एक ज्ञान मिल गया, उसको पता लग गया भी हाँ सड़क पर गड्ढा है, उसने मुझे बताया, मैं बच के निकल गया। लेकिन अब वो औरों को बता देगा कि देख भाई यहाँ गड्ढा है, मैं तो बच के निकल गया, तू भी निकल गई है। अब कुछ क्या होता है कि हम कह रहे हैं गड्ढा 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 है, अरे ऐसा कुछ नहीं पता, हम आ रहे हैं अपना निकल के, हम तो गिर के ही सीखेंगे, फिर हम बता रहे हैं यहाँ गड्ढा है। तो ये होता है फ़र्क बस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन के भी सीख लेते हैं, कुछ उन्हें ज़िंदगी सिखा देती है, कुछ ऐसे होता है ना सब कुछ करके सीखना है। तो इसमें मैंने कोट पढ़ा था कि ज़िंदगी हर गलती खुद करके सीखने के लिए बहुत छोटी है। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो दूसरों की गलतियों से सीखो। तो मैंने ये बहुत किया है कि जो मेरे आसपास के लोग थे ना, मेरी भाई बहन या जो कुछ भी थे, अगर कोई भी रैंडम किसी ने कुछ बढ़िया किया, उसका रिज़ल्ट बढ़िया आया, वो भी नोट डाउन हो जाता था कि अच्छा हाँ देखो ये करने से ये हुआ। और किसी की कुछ नुकसान हुआ ना, तो मैं उसकी भी तह में ज़रूर जाती थी कि इसने क्या किया था जिसकी वजह से इतना बुरा हुआ इसके साथ। तो ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ अपने आप से नहीं होता, दूसरों की लाइफ को देख के भी सीख लिया बहुत कुछ। तो छोटी सी उम्र में ही काफ़ी कुछ आ गया था। ऐसे हुआ जी, जो मैं आपको लग रहा है कि मैं इतनी समझदार या सुलझी हुई कैसे हूँ, ऐसे हूँ। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी शादी को 7 साल इनफर्टिलिटी फेस करने के बाद माँ बनने जा रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी प्रेगनेंसी का 7 मंथ है, प्लीज़ बताएं मैं अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करूं डिलीवरी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। कुछ मत करो, सिंपल भगवान पे छोड़ दो और एक भरोसा रखो कि जब वो आपके हाथ में आएगा आप सब कर लोगे। बस इतना ही सोचो कि जब टाइम पड़ता है ना डिलीवरी का, डिलीवरी भी हो जाएगी, सब कर लोगी,
क्योंकि हर औरत के लाइफ में ये चीज़ आती है। हम तब तक ही घबराते हैं कैसे होगा कैसे होगा, जब हम ये देखते हैं ना कि मतलब यार सभी औरतें हैं ना, तो जा भी रही हैं वापस भी आ रही हैं। हो जाएगा, जब टाइम पड़ेगा सब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ बच्चों का भी है, जब बच्चा आपके हाथ में आएगा ना वो खुद करा लेगा आपसे सारे काम, आप कर लोगी। बस ये सोच के रहो, अभी चिल करो बिल्कुल कि 2 महीने हैं, आराम से बच्चे को जो ज़रूरतें हैं उसकी वो पूरी करती रहो, खाना पीना अपना आराम सब कुछ, और वेट करो उस प्यारी सी जान का अपने हाथों में आने का। भगवान सब संभालते हैं यार, उस टाइम पे हिम्मत और शरीर में क्षमता वो सब दे देते हैं, सब कर लोगी। हेलो दी, हमें तो आप मिले, जीने की कला मिल गई। थैंक यू। नेक्स्ट, मैम आपने जो DIY सीरम बनाया था मैंने वो बनाया, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, थैंक यू सो मच। बट मेरे स्किन में ओपन पोर्स हैं जिसके लिए मैं ऑरिफ्लेम का सीरम यूज़ करती हूँ, क्या मैं दोनों एक साथ यूज़ कर सकती हूँ, अगर हाँ तो कैसे? रिप्लाई, आरोही आराध्या को बहुत सारा प्यार। देखो दोनों ही सीरम है और इसमें भी टोनर मिला हुआ है, तो ओपन पोर्स के लिए ये भी काम कर रहा होगा। तो पहली तो मैं वही कहूँगी कि या तो थोड़े दिन छोड़ के देख लो उसको, क्या पता उसके बिना ही काम चल जाए तो आपका खर्चा ही ख़त्म। लेकिन अगर आप लगे कि उसके बिना काम नहीं चल रहा आपका, तो कम से कम दोनों सीरम में बीच में 2 से 3 मिनट का गैप रख लो, और क्वांटिटी इसकी भी थोड़ी कम करो उसकी भी थोड़ी, क्योंकि स्किन पे फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्लाई कर लोगे फिर, है ना। इस तरीके से करके देखो, छोड़ के भी देखो, 10-12 दिन 1 हफ्ते में ही पता चल जाता है इन चीज़ों का, तो कि स्किन पे असर दिखने लगता है। तो अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो सही है, आपका खर्चा कम हो गया और एक काम कम हुआ। नेक्स्ट, दीदी मैंने आपसे इंस्टा पे बात करने की कोशिश की, मेरी सास का बिहेवियर बहुत अजीब है, वो 2 दिन ठीक, उसके बाद फिर वही हर काम में कमी निकाल रही है। मेरी 6 ननद है, उनका बिहेवियर ठीक ठाक है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मेरी सास बेटे और पोते को तो देख के राज़ी है, लेकिन मेरे कुछ बोलने से भी लड़ाई का बहाना ढूंढती है। प्लीज़ रिप्लाई, मुझे क्या करना चाहिए? देखो आप अपने सास के साथ जब भी झगड़ा वगड़ा कुछ हो ना, तो आप बिल्कुल शांत रहना, जवाब देने हैं उन्हें जवाब दो, लेकिन बिल्कुल सभ्य भाषा में और आवाज़ बिल्कुल धीमी। ऐसे आप ये और ये आपकी सास ये ऐसी कंडीशन विजुअली बन जाएगी, और वो बनने देना, क्योंकि फिर एक वो हो जाएगा कि भाई आपकी तरफ जो है वो आपका सपोर्ट भी नहीं हिलेगा, उनके कुछ कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो विजुअली सबको क्लियर नज़र आएगा कि ये बड़ी लकड़ी ले रही हैं मम्मी, कुछ नहीं रखा, भाभी कितनी सभ्यता से जवाब दे रही है और कई बार दे भी नहीं रही। तो उनके साथ थोड़ा सा आपको कामली खेलना चाहिए, कहना चाहिए, ताकि जब कोई बात है ही नहीं मुद्दे की, तो बिना मुद्दे की बात में आप अपने आप को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। लड़ रही हैं, अकेला आदमी लड़ नहीं सकता, बड़बड़ाएंगी चिल्लाएंगी, जब लगे बर्दाश्त नहीं हो रहा जवाब देना, बहुत धीमी और सभ्य आवाज़ में जवाब दे देना, दैट्स इट। नेक्स्ट, आपके कौन बीमार थे? आपने कहा था बताऊंगी, चलो बता देती हूँ। मेरे भैया बीमार थे, सोनी भैया, और बताया क्यों नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी और उनका बेटा कॉन्शियस हो रहे थे। देवर लाइक कि नई वीडियोज़ में मत बताना, क्योंकि वी डोंट नो कि वीडियोज़ मेरे कितने रिलेटिव्स देखते हैं कितने नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उनको ये था कि कहीं वीडियो में देख के उनके अस्पताल में ही लोग ज़्यादा ना आ जाएं, है ना। और अब घर पे भी हैं, तो वही वाली बात है ना कि तांता लगा रहता है, तो आदमी तीमारदार जो है वो उसकी सेवा करेगा या वो, तो उनको वो थोड़ा ज़्यादा था, भाभी को भी और उनको भी। तो देवर लाइक कि नहीं, तो औरों ने बता दिया, जिसने भी बता दिया कि भैया मैं उन पचड़ों में नहीं पड़ती कि कल को किसी भी चीज़ में वो आए कि हमने ये इन्होंने बता दिया या इनकी वीडियो देख के आ गए, दैट्स इट। तो लेकिन यहाँ पे बताना क्यों आया, एक कमेंट आता ना कि इससे तो बताते ही ना, बताना इसलिए पड़ा क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो आप लोग भी परेशान हो जाते हो कि क्या हुआ दीदी को। तो एक अपडेट मुझे यहाँ तो देना ही था ना कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मैं नहीं एबल हो पा रही थी उस चीज़ में। और ठीक वो अभी भी नहीं है, लेकिन ये है कि घर पे आ गए हैं हॉस्पिटल से, थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, पर अभी बहुत स्लो रिकवरी है, तो दिमाग मेरा अभी भी वहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड है, 80-20 वाला हिसाब है। लेकिन मैंने वहाँ से ऑलमोस्ट अपना ध्यान खींच के किसी तरीके से मैं अपना काम पूरा कर लूँ, ये वाली कोशिश जारी है ना। तो भैया बीमार थे मेरे, हैं अभी, थे क्या, प्रार्थना कीजिएगा। जिस दिन बताया था उस दिन बहुत आई थी, उस दिन तो उनकी सर्जरी थी, लेकिन प्रार्थना कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए।
अपने मतलब पुराने भाई को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। नेक्स्ट, अपने झाइयों के लिए आलू का रस बताया था, वो कैसे लगाएं? क्या रस को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं? नहीं, मैंने रख के देखा था, वो काला पड़ जाता है बहुत बुरी तरीके से। तो इतना सा आलू अपना घिस लो, जैसे सब्ज़ी के लिए काटते हैं आलू तो 1/4 करते हैं ना, उतना आलू घिस लो, तभी लगा लो, तभी उसे धो दो, उसी तरीके से यूज़ करो। फ्रिज में रखने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल आलू का टुकड़ा लो, घिस लो। मान लो यहाँ पे झाई है, मेरी एक बार हुई थी, नाक पे हुई थी हल्की सी, तो मैं ऐसे बस घिस लिया, 2-4 दिन में ही साफ़ हो गई थी। खड़े हो किचन में किसी चीज़ के मसाला भुनने का वेट कर रहे हो या कुछ और है जिसमें आपके हाथ फ्री हैं, तो अपना घिस लिया उसी टाइम पे और फिर फेंक दिया उस आलू को। ऐसे भी कर सकते हो, वो ज़्यादा बल्कि कन्वीनियंट लगता है मुझे तो। अगर कहीं फेस पे हो रहा होता है तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। आँखों के आसपास तो नहीं घिसते, स्किन ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर यहाँ या यहाँ कहीं है झाई तो बेस्ट है, थोड़ा सा आलू का टुकड़ा लो और उसे जब खाली हो तभी घिस लो। टीवी देख रहे हो तब घिस लो, सोने से पहले ज़रा सा घिस लो, जब आपके हाथ फ्री हो तब। नेक्स्ट, मैम क्या करें जब अपनी सास बहू को देखकर जले, बहू के सजने पर बेटे और बहू के बीच लड़ाई कराए, अपने बेटे से चाहे कि वो पत्नी और बच्चे से दूर रहे, खुद को बेचारी बताकर बहू को बेटे और पोते को गलत ठहराए, बेटा भी सही गलत की पहचान के बिना अपनी बीवी और बच्चे से दूर होते जाए? प्लीज़ आंसर। भैया ऐसी माँ जो सासें होती हैं ना कहीं वो बीमार हैं दिमागी तौर पे। वो ये समझ ही नहीं पाती कि बच्चे की शादी करी है तो नहीं कर पाती वो जज, तो उनमें दिमाग की कमी है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप अपनी बुद्धि का यूज़ करें कि वो दिमाग लगा के या जैसे भी करके अपना इमोशनल कार्ड खेल के बेटे को बेफालतू की अपने बीवी बच्चों से दूर कर रही है, तो वहाँ पर बीवी बच्चों का फ़र्ज़ ये हो जाता है कि वो भी अपने इतने प्यार और स्नेह के साथ उस पति को अपने पास रखें। हालांकि ये एक रस्साकशी वाली सिचुएशन हो जाती है घर में जो बहुत गंदी है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सामने वाला बचपना पे उतर ही आया है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं माँ हूँ, मेरी अलग जगह है, वो पत्नी है उसकी अलग जगह है, उसको लग रहा है उसका सिंहासन हिला हुआ सा मेरा बेटा छीन लिया, तो भाई फिर आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी। फिर एक्चुअली छिन जाते हैं ऐसों के बेटे, बात ये होती है। तो आपको अपने प्यार से, अपनी समझदारी से, अपने गुणों से इतना इम्प्रेस करके रखना है अपने पति को कि मतलब वो रहें आपके पास ही, उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आए। तो उनकी मम्मी जब कुछ कहेगी भी ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, या वो भी तो मेरी पत्नी है, उसका भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है ना। तो वो अपने कहना दांव खेल रही हैं, आपको अपने साइड से चलना पड़ेगा। फिर नहीं चलोगी तो फिर यही होता रहेगा, उन्हें देख देख के किलसती रहोगी, लड़ती रहोगी, आपस में भी लड़ोगे, पति पत्नी भी और सास बहू के भी झगड़े होंगे। इसकी बजाय इसको एज अ गेम लो कि भाई वो उधर खींच रही है, मैं इधर खींचूंगी। फिर मैम जब हस्बैंड वाइफ को ज़्यादा वैल्यू ना दे, उसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझता, बाहर की औरत को ज़्यादा अच्छा मानते हैं जो ऑफिस में जॉब करें, मैं अपने आप में मस्त रहती हूँ बट कंटिन्यूसली कैसे हैप्पी रहूँ? जो चीज़ आपको थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकती है, ऑब्वियसली पति बच्चे ये बड़ी खुशियाँ होती हैं, छोटी खुशियाँ छोटी ही रहती है। लेकिन अगर वो आपको वैल्यू नहीं देते, आप अपने देखो, एक तो आप अपने बच्चों में एनर्जी इन्वेस्ट कर सकती हो, ठीक है, और अगर उनका मानना ये है कि जो वर्किंग है बाहर जाके काम कर रही हैं वही ज़्यादा बेटर है, फिर आप जॉब भी कर सकती हो, उनको दिखाने के लिए नहीं, लेकिन जस्ट टू स्टे बिज़ी, और ये दिखाने के लिए कि ये मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अब तक कर नहीं रही थी, है ना। बाकी वही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात होती है। आप जॉब करने भी लगोगी तो बतेरी हैं ऐसी जो जॉब कर रही हैं, फिर भी उनका यही हाल है कि पति वैल्यू नहीं करता। तो ये नहीं है इसका हल कि आप जॉब कर लोगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हाँ, अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी नज़रों में आप कर सकती हो ये चीज़। बाकी ये है, जो चीज़ें आपको छोटे टाइम के लिए खुशी दे रही हैं उन्हीं को बढ़ा दो, तो वो आपको बड़े टाइम के लिए भी खुशी देने लगेंगी, है ना। या फिर आप कीप चेंजिंग वाले मोड में चले जाओ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं शुरू में बहुत एक्साइट करती हैं, फिर वो बोरिंग लगने लगती हैं, तो कुछ और नया अपने आप को बिज़ी रखने के लिए आपको ढूंढना चाहिए, तो आप व्यस्त रह लोगे। और जब आप अपने में इतना खुश रह लोगे ना, खुश रहने से ज़्यादा ना, पता है, सफल होना ज़रूरी है।
कुछ ऐसा करो जो लाइफ में आप मतलब एक सिद्ध हो जाए कि हाँ आप एक सक्सेसफुल बंदी हो। वो आपके घर के मैनेजमेंट में भी हो सकता है, आपके बच्चों की पढ़ाई में भी हो सकता है, आपकी कुकिंग में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में, कि लोग आपकी तारीफ़ करें। तो वो पति नहीं भी कर रहा ना तो भी आप अपने आप में कंटेंट हो जाओगी, और एक दिन आएगा जब पति भी करेगा। हेलो सुनीता जी, बिग फ़ैन ऑफ़ यू। प्लीज़ मुझे आपके घर के बाहर वाले एरिया में लगी ग्रीन ग्रास का रिव्यू चाहिए। मुझे अपने आंगन में लगाना है। क्या इसको मैनेज और क्लीन करना टफ़ टास्क है? सब मना कर रहे हैं लगाने को। कोई टफ़ टास्क नहीं है। मेरा तो पेंच से कसा हुआ है, और इतना बड़ा मैट मैं उठा के बाहर नहीं झाड़ूंगी। मेरा तो मैट से कसा हुआ है, इसलिए मुझे सीख वाली झाड़ू से लगाना होता है। अगर आपने मैट में नहीं, उसमें पेंच नहीं लगाए हैं, सिंपल उसको बाहर रैंप पे डालते हैं और उस पर पानी डालो पाइप से या बाल्टी से, मग्गे से, और फिर उसको ड्रेन होने दो, पानी को सूख जाता है, फिर दोबारा डाल दो, लुक भी तो अच्छा आता है। तो मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नज़र आई नहीं, और अभी तक जो भी आता तारीफ़ ही करके जाता है। बस ये था कि शुरू में इतना साफ़ रहता था, मैं वैक्यूम वगैरह भी कर देती थी। इसके ऊपर कार वाला था मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर, तो वो कर दिया करती थी। शुरू में इतना साफ़ था कि हम इस पे आराम से बैठ जाते थे, लेट जाते थे। अभी ये है कि स्कूटी खड़ी होती है, चूहे वूहे भी आ जाते हैं बाहर तक, तो या फिर कई बार ये है कि सफाई इतनी उस लेवल की अब लगता है कि इसके अंदर धूल भर गई है, तो अब मन नहीं करता उस पर ऐसे बैठने का। वरना स्टार्टिंग के 2-3 साल में तो मेरे हस्बैंड वहाँ पर ही लेट लाट के एक्सरसाइज भी कर लेते थे, इतना स्पेस है उसमें। तो ये है थोड़ा सा। तो अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम हाइजीन कॉन्शियस हो कि भाई बिल्कुल ही धूल का कण नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये घास ना होती तो मेरी लॉबी इतनी साफ़ ना रहती जितनी रहती है, क्योंकि फिर सीधी धूल अंदर आया करती। अभी वो बाहर झाड़ू मार दो, रैंप पे पानी डाल दो, साफ बना रहता है और लुक सबसे बढ़िया अच्छा। तो मैं तो कहूँगी कि हाँ, अगर लगवाने का मन है तो लगा लो। बहुत लोगों ने लगवाया हुआ है। जहाँ पर भी उनको लगता है ना कि टाइल का या सीलन का या फिर धूल मिट्टी का ज़्यादा टेंशन है, वो वहाँ यही लगवा लेते हैं, क्योंकि इस पर धूल चढ़ भी गई, आप एक डस्टर मारोगे जाले वाला और यूँ ही झड़ जाती है, ख़त्म। तो ईजी है मेरे हिसाब से तो ये, बाकी आपकी मर्ज़ी रहेगी। देख लो आपको किस हद तक की सफाई अपने घर में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट, सुनीता जी, आपकी बातें सुनते, विचारों को जानते हैं और आपके स्किल्स को देखकर एहसास होता है आपने एक मुश्किल और मेहनत वाली ज़िंदगी को जिया है। खुशी होती है देखकर कि देर से सही पर आज आपकी लाइफ पहले से बहुत खुशनुमा और कंफर्टेबल हो गई है। आपकी यूट्यूब पर मेहनत और आपके दर्शकों का प्यार आपको शायद अपने आप से भी मिलवा रहा है। कोई कनेक्शन ज़रूर है, बने रहिए। आपको देखकर लोग जीना सीख रहे हैं। आभार, धन्यवाद आपके प्यार के लिए। नेक्स्ट, मैम, मेरी सिस्टर की 6 मंथ पहले शादी हुई थी। उसका हस्बैंड और वो लखनऊ में रहते हैं, फैमिली गोरखपुर के गांव में। हस्बैंड मैथ्स टीचर हैं, लेकिन जब से शादी हुई है उसके साथ फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर कर रहा है। अब उसको अपनी जान की खतरा भी लग रहा है। कैसी कंडीशन में शादी कंटिन्यू कैसे करें या नहीं? मत करो भाई, इतना ख़तरनाक आदमी है तो। नेक्स्ट, दी, मैं अपने ससुराल में अपने बच्चे के साथ रह रही हूँ। मेरी सास जेठानी सब मिलकर मेरे पति का कान भरती हैं और वो भी उनके लिए मेरे से लड़ते हैं, साथ नहीं रखना चाहते। क्या करें? बोलते हैं कभी रखूँगा कभी नहीं। देखो, आपके परिवार की ना आपने कई बार क्वेश्चन करे हैं, कहानी मैंने लंबी सी सुन ली और समझ भी ली। आपके यहाँ प्रॉब्लम एक में नहीं है, सारे के सारे ही एक से हैं, और कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा व्यथित हो इस चक्कर में। क्लियरली आप भी नहीं सोच पा रहे। जब आप लाइन से कई क्वेश्चन करती थी, जब भी मेरे को आपका नाम याद हो गया तो मैं यही आपको सजेशन देती थी कि शांत हो जाओ थोड़ा सा, उसके बाद ही आप चीज़ों को समझ पाओगी। ठीक है, अभी आप अपने बच्चे पे अगर हो सके तो पूरा ध्यान दो। साथ रखूँगा नहीं रखूँगा वो कन्फ्यूजन में है ना, आप एक बार उनसे क्लियरली पूछ लो, क्योंकि आपको भी तो फिर अपनी आगे की लाइफ वो करनी है ना। रखोगे तो बताओ, नहीं रखोगे तो बताओ, फिर उस हिसाब से आदमी प्रिपेयर्ड रहता है ना। तो मोह माया में मत पड़ो इस टाइम पे, प्रैक्टिकली सोचो, क्लियर बात कर लो उनसे कि क्या करना है भाई, लाइफ ऐसे कैसे चलेगी। देखो, सबके झगड़े झेले जाते हैं, लेकिन किसी और के भड़काने पे पति हमसे आकर लड़ रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा हो जाती है, फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, हाय दी, पति और ननद में लड़ाई हो गई। उसने ऑनलाइन कंप्लेंट की, भाई भाभी मिलके मेरा रेप करती हैं।
नशीला पदार्थ सुखा के ऐसे रिश्तों को उसने बदनाम कर दिया। सास ससुर उसको तरफ बोलते हैं, कहती हैं जेल में देखना चाहते हैं इसको। क्या इन सबसे रिश्ता रखना चाहिए? नहीं, मन तो नहीं है। हद हो गई यार, ऐसे भी परिवार होते हैं, बताओ क्या क्या, मतलब क्या क्या। मैं अभी यही कह रही थी ना कि जब मुझे लगता है ना सब कुछ देख लिया तभी कुछ ना कुछ ऐसा, भैया मत रखो रिश्ता। झूठा सच्चा वो तो बाद में जज साहब बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए दाग तो लग ही जाएगा। ऐसे इंसानों से तो दूर रहो भाई। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी प्रॉब्लम मेरी सास है मेरे साथ। उनने पास्ट में ऐसी चीज़ें की हैं कि अब मुझे उसकी शक्ल और आवाज़ से नफरत होती है, लेकिन मुझे साथ में ही रहना पड़ेगा क्योंकि मैं अकेली बहू हूँ। उनके सामने मुझे अच्छे से ही बात करना पड़ता है। अगर अवॉइड करूँ तो फिर झगड़ा करती हैं, ननंद को भड़काती हैं, फिर सब मिलकर जान खाते हैं। पति तो सपोर्टिव हैं, बट माँ के सामने क्या बोलने ज़्यादा, और उसको बोलने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके वीडियो देखकर काफ़ी कुछ हैंडल करना सीख गई हूँ, बट फिर भी कैसे इस लेडी से इमोशनली दूर रहूँ कि मुझे स्ट्रेस ना हो उसकी बातों से। बच्चे छोटे हैं तो घर के बाहर जाना भी मुश्किल हो जाता है। उनकी आवाज़ आपको सुननी पसंद नहीं है। मेन दिक्कत यही है, जब भी वो बोलती होगी तो वो कुछ भी बोल रही है, आपको ये लगता होगा मतलब बोले ही ना, क्यों बोल रही है ना। तो अपने कानों में ईयरफोन लगा लो। पहला तो एक इलाज यही हो सकता है, और दूसरा एक मुश्किल है लेकिन करके देखना कि जब वो टैपे 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 वाले टोन में आए ना, तुम एक स्माइल के साथ ऐसे कर देना, अगर कर सको तो, है ना। जैसी वो करे ना वैसी व्यंग्यात्मक वाली हंसी, जिसमें आपके चेहरे पे लिखा हो कि हाँ भाई अब ये शुरू हो गई, है ना। या फिर ये कि हाँ अब मुझे पता था यही होगा, वो वाली हंसी होती है ना। ऐसा ही है। ये वाला चीज़ करके देखना है, बहुत इरिटेटिंग होता है, आदमी किलस जाता है इसमें। और यही आपको करना, अभी आप किलस रही हो ना, सेम चीज़ उनको मिलनी चाहिए वो चीज़ वापस, कि कैसे होते हैं इरिटेट, कैसे किसी की एक हंसी हमें किलसा सकती है। तो थोड़ा हाइपर होएंगे, कुछ होएंगे, लेकिन यकीन मानो आगे जाके धीरे धीरे बंद होएंगे, कम तो हो ही जाएंगे ताने। नेक्स्ट, दीदी मेरी शादी को 18 साल हो गए, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी बेटा 17 साल की। मेरा हस्बैंड मुझसे और मेरी बेटी से बहुत ज़्यादा गंदा बोलता है। सास नहीं है, ससुर ननद ने मिलकर हस्बैंड को बेदखल कर दिया है। अब अलग घर बना है तो हस्बैंड कहते हैं घर में तेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं आएगा, ना वहाँ जाएगी, ना तो उनसे बात करेगी, खुद बाहर रहते हैं। मुझे काम के लिए मायके से सपोर्ट है, लेकिन इस पर वो पता नहीं क्यों जलते हैं। मेरी समझ से बाहर है, कुछ लोगों के साथ मेरा नाम जोड़ता है, कुछ भी बोलता है। प्लीज़ सजेस्ट दीदी, इन सब चीज़ों को कैसे डील किया जाए, मुझे बहुत गंदे गंदे थॉट्स आते हैं। देखो उन्हें ना एक ध्वनि प्रदूषण की तरह मान के चलो, क्योंकि जब आदमी बिना सिर पैर के उल्टी सीधी बात कर रहा है ना, तो आप उसे संतुष्ट नहीं कर सकते। फिर अगर उसकी बातों में कोई लॉजिक है तो फिर सलाह ये होती है कि भाई वो जिस वजह से परेशान कर रहा है या लड़ रहा है या उसे जो चीज़ पसंद नहीं आ रही उसे छोड़ दो। लेकिन एक चीज़ होती है बिना लॉजिक के कि करना ही है उसे, तो फिर उस आदमी की चिंता मत करो। जो आपके लिए आसान और सही बैठ रहा है वो काम करो। आपका घर चलाने में आपके मायके वाले हेल्प कर रहे हैं, आप उनका सपोर्ट लेते रहो। चिल्ल पाओ, वो आज भी करेगा कल भी करेगा, उसको आप शांत नहीं कर सकते। तो उनको एक साइड रखना सीख लो कि भैया जो काम करना है मुझे ही करना है, तो मैं अपने तरीके से कर लूँ। नमस्ते दीदी, अगर घर पर लोन है, बच्चे छोटे हैं, जॉब भी है, बट एल्स अ पर्सन कैन डू टू अर्न मनी टू रिमूव लोन, काइंडली सजेस्ट, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू दी। जॉब है तो भाई घर में तो अब वो ही है ना आपका। मैं हमेशा इसी पे कहती हूँ कि पैसे कैसे कमाएं। भाई अपना टैलेंट देखो कि आप किस चीज़ से पैसे कमा सकते हैं, ऐसा क्या आपको आता है जिसके लिए कोई आपको पैसे दे सकता है। सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लो और वो काम करना शुरू कर दो। पढ़ाना आता है, पढ़ाना शुरू कर दो। कुछ और आता है, सिलाई कढ़ाई, वो कर लो। जॉब आप पहले से कर रहे हो, वीडियो वगैरह बनानी आती हैं, सामान बेच लो, वीडियो बना लो। बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन बात यह है कि आपको उसमें से आता क्या है, आपका पैशन क्या है। तो तब पैसे हर चीज़ से आ सकते हैं, बस तरीका। अब ऑनलाइन का ज़माना है, अब पैसे हर स्किल से आ सकते हैं। आप ये पहचानो आपके अंदर वो स्किल है क्या, और उससे संबंधित जो जानकारी है टेक्निकल, उसको जुटा लो, फ़ोन में देख दाख के सीख लो। वो सीखो ऐप के बारे में आजकल मेरे फ़ोन में बहुत आ रहा है, उसको ट्राई कर लो एक बार।
एंड देन स्टार्ट अर्निंग। नेक्स्ट, नमस्ते मैम, आपने मुझे सजेस्ट नहीं किया, लॉन्ग मैसेज था तो रीड नहीं किया, बट प्रॉब्लम मेजर है, प्लीज़ रीड। हबी की सेकंड मैरिज है मुझसे, 10 साल हो गए, 5 साल से इन लॉज और नंदे फर्स्ट वाइफ से रिलेशन रख रहे हैं, क्या करूं? बात करके भी समझाया, नहीं मानती। भाई इन लॉज और नंदे उससे रख रही हैं तो हो सकता है उनके टर्म्स उनके साथ अच्छे हों, आप तब तक मत परेशान हो जब तक आपके पति उससे ना रखने लगे दोबारा संबंध, और अगर पति भी रखते हैं तब आपको इस शादी से निकल जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि 10 साल हो गए, आपकी भी जगह पक्की हो गई, बच्चे भी हो गए होंगे, तो आप तब टेंशन लेना जब वो है। हो सकता है ना, मतलब वो आपकी और उनके पति की और उनकी नहीं बनी, लेकिन इन लॉज और नंदों के साथ उनका टर्म्स ठीक हो, और हो सकता है वो आपसे ज़्यादा उन्हें पसंद मतलब करते हों, आपकी पहली वाली जो उनकी पत्नी थी उन्हें, तो लेकिन उनके उस पर इतना टेंशन मत लो। आप अपने और अपने पति के रिश्ते पे ध्यान दो कि वो नहीं बिगड़ना चाहिए, एंड देन सॉर्टेड। पर ये है रेयर ही, ऐसा हर जगह होता नहीं है, पर आपके लाइफ में हो भी रहा है तो बस प्रिसाइजली सोचो कि इसमें आपका कहाँ तक वो है। तो आपका अगर पति जाएगा तो परेशानी है, वो लोग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, मुझे आपके सोल्यूशन बहुत अच्छे लगते हैं। शादी के बाद 2-3 साल बहुत ही टॉक्सिक थे, फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को कंडीशन को बदला, बट आपका एपिसोड देखकर लगता है यदि आपका चैनल 2012 में होता तो मुझे उतना भी स्ट्रगल ना करना पड़ता। गॉड ब्लेस यू, आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, थैंक यू। मेरे ये नहीं समझ में आता एक चीज़, मतलब थोड़ी वो, कि इतनी तारीफ़ें यहाँ पे आती हैं कि मैं इतना बढ़िया काम कर रही हूँ, लोग इतने अटैच्ड हैं, 3-3 4-4 साल से जुड़े हुए हैं। अभी जो एक क्या है ना, जो चैनल की जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत मुश्किल 1 लाख लिव लाइफ ईजी पे हुआ है, वो रीच क्यों नहीं आती? या तो वही है कि वो प्रोफेशनल, वो तमाशा ही है, वो इस तरीके की चीज़ें नहीं है कुछ भी। वो चीज़ मुझे कई बार लगती है कि अगर इतना अच्छा कंटेंट है तो जो बेकार से कंटेंट में 3-3 5-5 लाख 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर मैंने देखे हैं हो रहे हैं, और देखो उनकी वीडियो खोल के तो मुझे तो कभी कुछ समझ में आता नहीं जल्दी से। तो ये नहीं समझ में आता कि मेरे चैनल की इस चीज़ में इतनी वो क्यों नहीं है। पर नो वरीज, क्योंकि मैंने ये देखा है 3.5 4-4 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनके भी उतने व्यूज़ आ रहे हैं, किसी के तो 1 मिलियन भी हैं, तो मेरे से 10-12 हज़ार व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, एक तसल्ली जो है कि मैंने ये जो 1 लाख लोग हैं, 1,14,000 15,000, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, मुझे लगता है सच में लोग कमाए हैं। तो इन फ्यूचर भगवान ने अगर कभी ऐसी कंडीशन बनाई कि हम मिल पाएँ तो शायद मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली तैयार हो गई है, ये मुझे बड़ा प्राउड सा होता है। तो फिर मैं हर बार सोचती हूँ, फिर हर बार मैं यही सोच के खुश हो जाती हूँ कि ये नंबर जो है ना वो एकदम ओरिजिनल और सटीक नंबर है। तो भले इतने लोग हैं, लेकिन अगर 1 लाख लोग कहीं एक ग्राउंड में खड़े करने लगो तो सोचो कितने हैं। हर एक बंदा, जितना मुझे समझ में आता है, मुझसे पर्सनली जुड़ा हुआ है, तो फिर मेरे को तसल्ली हो जाती है। लेकिन कई बार फिर दिमाग में आती रहती हैं चीज़ें कि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है। जस्ट अ थॉट कि मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग इतना शेयर कर रहे हो, थोड़ा सा मैं भी कर दूँ। नेक्स्ट, प्लीज़ शेयर द लिंक यू आर वेयरिंग, वॉच सेवरल टाइम, फिट इज़ अ सूट, प्लीज़ शेयर रिप्लाई। क्या है ये, मतलब मैंने क्या पहना है वो पूछ रही है। अब मैंने उस वाले में क्या पहना था मुझे याद नहीं आ रहा, नाइट सूट पहना होगा या तो कुछ। फ़िलहाल जो ये पहना है, ये देखो, ये मिंत्रा से है, कॉटन की कुर्ती। ये मैं दिखा दूँ, मैं सोच रही थी कि अब ये दिखा दिया करूँगी, ठीक है। और इसके नीचे मैंने ग्रीन कलर का ट्राउज़र पहना हुआ है, जो लिव लाइफ ईजी वाली उस पर दिखाया भी है। ईयररिंग्स पहने हुए हैं ये मोती के, एंड चूड़ी, ये बैंगल्स हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये मैंने पहनी हुई हैं। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, मैं भी आपकी एज की हूँ, आपको देखती हूँ, आप इतना एक्टिव रहते हो, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मेरे तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, कहीं भी जाने के नाम से टेंशन होने लगती है। पूरा दिन बस काम निपटा कर लेटने का मन करता है, काम भी बस वही करने का मन होता है जो बहुत ज़रूरी है। मेरी ना कोई हॉबी है जिसमें माइंड लगा सकूँ, जबकि लाइफ में सब कुछ अच्छा है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। प्लीज़ सजेस्ट। इसमें भैया ऐसे ही होता है, देखो लाइफ में, मैं वही कह रही थी जो पिछली बार बात हुई थी कि चैलेंजेस आ रहे हैं या
दुख क्यों दे रहे हैं भगवान। लाइफ को ना एक वीडियो गेम की तरह अगर हम सोचें तो जिसमें कोई चैलेंज ही ना हो, या स्टेज बढ़ने के साथ साथ जब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती है हम वही गेम हमें अच्छा लगता है ना खेलने में। तो दैट्स ऑल्सो हमारी लाइफ भी ऐसी है कि जब हम बिल्कुल स्मूथ हमारी लाइफ चल रही होती है ना, कोई चैलेंज ही नहीं बचा हमारी लाइफ में करने के लिए, कोई डेडलाइन नहीं है कुछ करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है जिसका हम प्रेशर लें में, तो लाइफ नीरस हो जाती है और फिर हम अपनी कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल हमारी क्षमताएं हैं ना उनको खो बैठते हैं। तो इसमें मैंने आपको शार्क मछली का एक कहानी कभी स्टार्टिंग में मैंने बोला था, वो डिस्कस किया था कि वो समुद्र में बीच में से शार्क मछली पकड़ के लाए। उसका जो नेचर है वो है शिकार करके खाने का। उन्होंने उसको पूल में रखा जहाज़ में, उसको खाना मिलता था टाइम टू टाइम, लेकिन जब तक किनारे पे पहुँचे वो मछली मर गई, बासी हो गई, इतनी पहले मर गई। तो उन्हें ये नहीं समझ में आया कि हम इसको रेगुलर पानी में भी थी, खाना भी दे रहे थे, सब कुछ, क्यों मर गई वो? क्योंकि उसका नेचर था एक शिकार करके, एक स्ट्रगल करके अपना खाना ढूंढना। अब उसको वो पड़े पड़े खाना मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं जो वो उसकी तेज़ी थी ना, जो उसकी खासियत थी सबसे ज़्यादा, शिकार को धप्प से पकड़ना, वो उसको खो बैठी। तो ये होता है और इससे आपको बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अपने लिए कुछ मुश्किल टास्क क्रिएट करो। अगर लाइफ स्मूथ चल रही है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कुछ ऐसा जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस को नोट डाउन कर सको कि हाँ आज इतना था। बेस्ट तरीका है कुछ नया सीख लो, कुछ भी, जो भी आपको इंटरेस्ट हो। अपना दिमाग दौड़ा के देखो, जो आपको कभी पहले करना होगा लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारियों में ना कर पाए, ऐसा कुछ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक आपकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहेंगे, टास्क आते रहेंगे, आप इन्वॉल्व रहोगे, एक्टिव रहोगे, खुश रहोगे। और जब लाइफ एकदम स्मूथ हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो बैठते हैं। स्मूथ तो कर लेते हैं उसे। अब जो मैं कह रही थी ना अभी शुरू से कि मैं 103वें एपिसोड के जवाब दे रही हूँ, वो मेरी गलती थी। ये एपिसोड 104 के जवाब हैं, जिसका था टाइटल कि अपने दिन की चाबी हमने हर एक को दे रखी है ना। उस वाले के जवाब हैं। 101 कमेंट थे और इसमें मुझे बड़ा दुख है, मुझे लग रहा है मैंने शायद आज 8 से 10 कमेंट छोड़ दिए हैं, क्योंकि बेहद लंबे थे। बीच में मैंने टोका था तो काफ़ी हद तक लोग उसे शॉर्ट करके लिखने लगे थे, अभी फिर वापस ऐसे वाले शुरू हो गए हैं। तो मैं विनती करती हूँ अपने क्वेश्चन क्रिस्प और छोटे रखिए ताकि मैं पढ़ पाऊँ। फ़िलहाल ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट कर देना। 3 से 4 दिन बाद नया एपिसोड आएगा, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे सॉर्टेड ऑलवेज।